Good morning everyone, this is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School Una. Dear students, we are doing the chapter The Making of a Global World, and today we will continue with the topic The Great Depression Period. So students, हम लोगों ने इससे पहले किया था राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. ठीक है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हुए. बट 1929 के बाद जो वर्ल्ड था वो एक डिप्रेशन के टाइम में चला गया. 1929 के बाद वर्ल्ड ने डिप्रेशन फेस किया, तो दैट वाज द पीरियड ऑफ the Great Depression. That's we will discuss now. The Great Depression began around 1929 and lasted till the mid 1930s. During this period, most parts of the world experienced catastrophic declines in production, employment, incomes, and trade. The exact timing and impact of the depression varied across countries. So students, 1929 से पहले जो सारी जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी थी, बट 1929 में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया. तो उसमें क्या हुआ, ये 1930s के मिड तक चला था, और इस पीरियड में क्या हुआ, हर चीज़ में डिक्लाइन होने लगी. हर चीज़ में देखिए, जैसे प्रोडक्शन भी कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई, इनकम्स भी कम हो गई, ट्रेड में भी कमी आने लगी, हर चीज़ जो थी वो डिक्लाइन होने लगी. तो टाइम पीरियड जो है वो हर कंट्री में वेरी करता है. What in general, agriculture regions and communities were the worst affected. This was because the fall in agricultural prices was greater and more prolonged than that in the prices of industrial goods. But सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर पे. क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक उनके प्राइसेस जो थे वो फॉल हुए और इंडस्ट्रियल गुड्स के कंपैरिजन में. The depression was caused by a combination of several factors. We have already seen how fragile the post-war world economy was. तो ये जो डिप्रेशन का टाइम आया, ये किसी एक चीज़ का रिजल्ट नहीं था, बल्कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड थे. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि जो पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी, वॉर के बाद की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी, बहुत ज़्यादा वीक थी. फर्स्ट, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, कि एग्रीकल्चर जो थी उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, वो भी एक प्रॉब्लम थी. दिस वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस. एज प्राइसेस slumped and agricultural income declined, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income. This worsened the glut in the market, pushing down prices even further. Farm producers rotted for a lack of buyers. तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस फॉल हो रहे थे, और जैसे जैसे प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो वैसे वैसे एग्रीकल्चरल इनकम जो थी वो कम होने लगी. फार्मर्स ने उसके लिए अपनी प्रोडक्शन को और ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई. इससे मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए और प्राइस और ज़्यादा कम हो गए. जो फार्म प्रोड्यूसर्स थे उनको तो बायर्स भी नहीं मिल रहे अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल करने के लिए. तो ये तो था फर्स्ट रीज़न डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन का. सेकेंड रीज़न था इन द मिड 1920s, many countries financed their investments through loans from the US. While it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good, US overseas lenders panicked at the first sign of trouble. मिड 1920s में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो यूएस से लोन ले रही थी और इन्वेस्ट कर रही थी. सो स्टूडेंट्स, जब तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी ग्रेट डिप्रेशन जैसी, तब तक तो सब कुछ ईजी था, यूएस से लोन लेना भी ईजी था. बट जब ये ट्रबल के साइन मिले तो वो लोग भी पैनिक्ड हो गए, जो यूएस के जो भी ओवरसीज लेंडर्स. द फर्स्ट हाफ of overseas loans amounted to over $1 billion. A year later, it was one quarter of that amount. Countries that depended crucially on US loans now face an acute crisis. So students, देखिए, पहले तो ये जो अमाउंट था जो वो लैंड कर रहे थे, जो वो दे रहे थे, वो $1 बिलियन तक था. ठीक है, और उससे एक साल के बाद ये 1/4 उसका पार्ट रह गया, ये उसका 1/4 पार्ट रह गया. जो कंट्री यूएस लोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. द विथड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दो इन डिफरेंट वेज. सो स्टूडेंट्स, जो यूएस लोन्स थे उनके विथड्रॉल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा बाकी वर्ल्ड के ऊपर अलग अलग तरीकों से. इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड द कोलैप्स ऑफ करेंसीज सच एज द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. In Latin America and elsewhere, it intensified the slump in agricultural and raw material prices.
The US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duties also dealt another severe blow to world trade. यूरोप में बड़े बड़े बैंक्स के फेलियर का रीजन बना और करेंसी जो थी वो भी कोलैप्स हो गई। इवन ब्रिटिश पाउंड भी इसमें इंक्लूड था। लैटिन अमेरिका में ये एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल के प्राइसेस फॉल होने का कारण बना, रीजन बना। के साथ साथ यूएस ने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज जो थी वो डबल कर दी। ये भी वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लो था। द यूएस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन with the fall in prices and the prospect of a depression. US banks had also slashed domestic lending and called back loans. So students, हर तरफ जो डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, इससे जो यूएस था वो भी अपने आप को बचा नहीं पाया। उसकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। जो प्राइसेस फॉल हो रहे थे और ये जो डिप्रेशन का पीरियड था उसमें यूएस बैंक्स ने क्या किया, उन्होंने जो डोमेस्टिक वो लेंड कर रहे थे, जो अपने डोमेस्टिक वो मनी लेंड कर रहे थे उसको देना बंद कर दिया और जो उन्होंने लोन दिए हुए थे उसको वो वापस लेने लगे। Faced with falling incomes, many households in the US could not repay what they had borrowed and were forced to give up their homes, cars, and other consumer durables. The consumerist prosperity of the 1920s now disappeared in a puff of dust. As employment soared, people trucked long distances looking for any work that they could find. इनकम कम हो गई तो यूएस में जो लोग थे वो अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने बोरो किया था, तो इसके लिए उनको अपने घर, अपनी कार्स और जो बाकी चीज़ें उन लोगों ने परचेज की थी वो सारी की सारी बेच देनी पड़ी। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के साथ साथ लोग जो थे वो दूर दूर बाकी जगहों पे डिस्टेंस लैंड्स पे जाने लगे काम के लिए। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड, unable to recover investments, collect loans and repay depositors. Thousands of banks went bankrupt and were forced to close. देखिए इसमें जो यूएस का बैंक था, वो बैंकिंग सिस्टम था, वो भी कोलैप्स हो गया। बैंक्स इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लोन उनको वापस नहीं मिल पा रहे थे, तो बहुत सारे बैंक्स जो थे वो बैंकरप्ट हो गए और वो बंद हो गए। The numbers are phenomenal. By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about 110,000 companies had collapsed. तो इतना ज़्यादा नंबर था ये कि 1933 तक 4,000 बैंक्स जो थे वो बंद हो गए, ठीक है। और 1929 से लेके 32 तक 110,000 कंपनीज जो थी वो भी कोलैप्स हो गई, बंद हो गई। By 1935, a modest economic recovery was underway in most industrial countries, but the Great Depression's wider effects on society, politics, and international relations, and on people's minds proved more enduring. 1935 तक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिकवरी जो थी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में वो होने लगी थी, बट जो ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट था सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और लोगों के माइंड के ऊपर, वो अभी भी कहीं ना कहीं बचा हुआ था। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।